हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। हमारे चैनल पर आपको बिहार करंट अफेयर्स का टेस्ट, 17 बीपीएससी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज सभी दोस्तों मिलेगा। 17 बीपीएससी आप भरे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बिहार दारोगा का भी प्रिपरेशन कराया जाता है हमारे चैनल पर। आपको जल्दी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सारे टेस्ट सीरीज मेरे चैनल पर मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज दीजिए, करंट अफेयर्स देखिए। बिहार करंट अफेयर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ही चैनल पर मिलते हैं दोस्तों। बेस्ट चैनल है बिहार करंट अफेयर्स के लिए और किसी भी बिहार की एग्जाम की तैयारी के लिए। तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, पीडीएफ भी प्राप्त करिए। आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा हमारे चैनल से। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के तरफ। 29 अक्टूबर 2024 को पटना से रबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अक्टूबर 2024 को पटना से रबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ किया है। आप फोटो में देख सकते हैं। उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और वित्त मंत्री, हमारे जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी भी हैं। माननीय कृषि और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी हैं। जल संसाधन मंत्री, आपको संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं दोस्तों। पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अक्टूबर 2024 को एक अड़े मार्ग से रबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसान जागरूकता वाहनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कार्यक्रम के दौरान 4 कृषि ज्ञान वाहन और 18 कृषि जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। रबी 2024 सफलता के लिए रबी महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस महाअभियान के तहत किसानों को रबी फसलों की तकनीकी जानकारी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम और फसल विविधीकरण से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री मंगल पांडे आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 अक्टूबर 2024 को एनएच यानी नेशनल हाईवे पर गश्ती को लेकर खरीदे गए 38 वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दोस्तों, अब रबी और खरीफ क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है, जो कम तापमान पर बोई जाती है। फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में हो जाती है। दोस्तों, अगर रबी फसलों की जानकारी चाहिए तो आप रबी रबी के क्या मतलब होता है दोस्तों? सूरज। तो याद रखिए कि जब सूरज का ताप कम रहता है, यानी रबी का उल्टा, जब सूरज कम चमकता है, जब सूरज का ताप कम रहता है, तो उस समय जो फसलें बोई जाती है वो रबी फसल कहलाती है। रबी सीजन में आप गेहूं, जौ, सरसों, जई, चना, अलसी, चना, मसूर, सरसों, रेपसीड, आलू, मटर या तिलहन जो फसलें हैं ये खेती कर सकते हैं। यही रबी फसल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। खरीफ की मुख्य फसलें हैं कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उड़द, मूंग, मोठ, लोबिया, ज्वार, अरहर, ढैंचा, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, तिल, ग्वार, जूट, सनई आदि। भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार के किस जिले में स्थित सरोत्तर झील को बिहार के चौथे वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया जाएगा? उसकी सूचना केंद्र के सर्वे टीम ने दे दी है। तो दोस्तों, पूर्वी चंपारण में स्थित सर्वोत्तर झील जो 266 डिसमिल में फैली है, उसे चौथे आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दिया जाएगा। 143 एकड़ ये सरकारी जमीन में फैला हुआ है। सर्वे टीम के अधिकारियों ने कहा कि सरोत्तर झील में वेटलैंड के सभी गुण हैं। आप देख लीजिए, सर्वे की टीम जो है इस पूरे वेटलैंड को घूम रही है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के डुमरिया घाट के सरोत्तर झील को बिहार के चौथे आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार के पूर्वी चंपारण में कुल 12 झीलों में से एक सरोत्तर झील भी है। रामसर सम्मेलन के तहत बिहार में 3 आर्द्रभूमि स्थल है। देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 82 हो गई है। नागी पक्षी अभयारण्य भारत का 81वां रामसर स्थल यानी आर्द्रभूमि चुना गया है, जो जमुई में है। नकटी पक्षी अभयारण्य को 22वां रामसर स्थल चुना गया है। 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 22वां राम
पहला बेगूसराय जिले में कांवर झील है, जो रामसर स्थल है, जिसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया। तो दोस्तों लगभग अब अगर इसमें सरोत्तर झील को जोड़ दिया जाएगा तो 4 आर्द्रभूमि क्षेत्र हो जाएंगे। आर्द्रभूमि वे क्षेत्र हैं जो पूरे वर्ष या वर्ष के दौरान अलग अलग समय पर पानी से संतृप्त या डूबे रहते हैं। रामसर एक ईरानी शहर है जहां आर्द्रभूमि और उनके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के उपायों और कदमों पर चर्चा करने के लिए 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत 1982 में रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ। रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला भारतीय आर्द्रभूमि स्थल 1981 में चिल्का झील जो उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में था। राज्यों में तमिलनाडु में 16 रामसर स्थल हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश रेणुका में है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको पूरा का पूरा आर्द्रभूमि का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया होगा। आर्द्रभूमि है क्या? तो दोस्तों बिहार का जो चौथा आर्द्रभूमि क्षेत्र बनेगा वो पूर्वी चंपारण का सरोत्तर झील बनेगा। पूर्वी चंपारण को मोतिहारी भी कहा जाता है, पश्चिमी चंपारण को बेतिया कहा जाता है। बीमारियों के रिपोर्टिंग के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? तो 7वें स्थान पर है। दोस्तों जो भी बीमारी है, बीमारियों का रिपोर्टिंग केंद्र सरकार को पहुंचाने के मामले में बिहार पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर यानी 7वें स्थान पर आया है। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बीमारियों की रिपोर्टिंग के मामले में बिहार पूरे देश भर में जो है 7वें स्थान पर आया है। बिहार का कैमूर जिला पूरे देश भर में 7वें स्थान पर है। मरीजों को मुफ्त दवा बांटने के मामले में भी बिहार पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं। बिहार के कितने जिलों में पर्यटन आधारित फिल्म की शूटिंग की जाएगी? तो दोस्तों 12 जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी। इसके लिए पर्यटन निदेशालय ने मुंबई की एजेंसी को जिम्मा दिया है। एजेंसी चिन्हित पर्यटन स्थल जाकर स्क्रिप्ट के मुताबिक फोटो और वीडियो ड्रोन से शूट करेगी। पर्यटन निदेशालय ने शूटिंग के दौरान सुरक्षा एवं अन्य मदद के लिए पटना सहित भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, सहरसा, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, गया, भभुआ, रोहतास के डीएम को पत्र भी भेजा है। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। आप उनका फोटो भी देख सकते हैं। इन्होंने बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जदयू पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद रामचंद्र सिंह ने, जिन्हें आरसीपी सिंह भी कहा जाता था, कभी ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे खास व्यक्ति थे। ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। ये बिहार पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और इनकी नजदीकी नीतीश कुमार से छिपी नहीं है। लेकिन भाजपा से इनके संबंध मधुर होने के बाद नीतीश कुमार ने इनको पार्टी से निकाल दिया था। तो इन्होंने इस्तीफा भी दिया या पार्टी से निकाले, आज भी कंफ्यूजन की स्थिति है। तो जदयू पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद रामचंद्र सिंह ने आशा पार्टी बनाई है, जिसका फुल फॉर्म आप सबकी आवाज पार्टी है। ये एक पूर्व आईएएस भी रह चुके हैं। तो इनकी पार्टी का नाम आप सबकी आवाज है। आरसीपी सिंह ने 31 अक्टूबर 2024 को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। पार्टी का नाम आशा रखा गया है। पार्टी के झंडे में 3 रंग होंगे। झंडे में सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला, नीचे नीला रंग होगा। आरसीपी सिंह ने कहा कि जब चुनाव आयोग हमें पार्टी सिंबल देगा तो बीच के पीले रंग वाले हिस्से में पार्टी का लोगो काले रंग से आएगा। हाल ही में बनाई गई पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी, जिसका नाम जनसुराज है, उसको भारतीय निर्वाचन आयोग से चुनाव चिन्ह मिला है। उस चुनाव चिन्ह जो उनको मिला है वो स्कूल बैग या स्कूल का बस्ता है चुनाव चिन्ह। तो ये इससे जनसुराज पार्टी के जो प्रमुख हैं प्रशांत किशोर, वो खुश भी दिखाई दे रहे हैं। बिहार में परिवर्तन का शंखनाद कर चुके जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का सर्वाधिक फोकस शिक्षा और रोजगार पर है। निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल बैग आवंटित किया गया है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और वह सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक चंद्रा को। हाल ही में भारत सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक का एमडी या सीईओ अशोक चंद्रा को नियुक्त किया है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अशोक चंद्रा फिलहाल केनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। वह अतुल कुमार गोयल की जगह लेंगे। तो अशोक चंद्रा पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी व सीईओ बनाए गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर।
किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीत लिया है फुटबॉल का? तो एटेना बोनमती ने। किसने दोस्तों? एटाना बोनमती ने। हाल ही में बैलन डी'ओर की अवार्ड आप फोटो में देख सकते हैं बोनमती को। हाल ही में बैलन डी'ओर अवार्ड 2024 की घोषणा की गई, जहां मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर रोड्री ने पुरुष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब अपने नाम किया। वहीं महिला वर्ग में आइताना बोनमाटी ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता है। यहां पर आप पुरस्कारों की लिस्ट देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रोड्री स्पेन के, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एताना बोनमती स्पेन की, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच कार्लो एंसिलोटी इटली के, सर्वश्रेष्ठ महिला कोच एम्मा हायस इंग्लैंड के, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब रियल मैड्रिड, सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब बार्सिलोना फेमिनी। गर्ड मुलर ट्रॉफी हैरिकेन इंग्लैंड और किलियन एम्बापे को फ्रांस को दिया गया है सर्वाधिक गोल के लिए। तो याद रखिए दोस्तों, एटाना बोनमती और रोड्री ने सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर और सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब जीत लिया है बैलन डी'ओर पुरस्कार। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने वनडे में अपना 8वां शतक जड़ा है। इसके साथ ही वो भारत की ओर से सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं। उन्होंने मिताली राज के 7 वनडे शतकों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। आईसीसी प्रमुख वर्तमान में जैसा है, बीसीसीआई प्रमुख रोजर बिन्नी है। मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने 225 मैच खेले हैं, 4682 रन बनाए हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कोचिंग स्टाफ में यह शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में उन्होंने एक शानदार पारी खेली थी। मैथ्यू वेड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए साल 2011 में T20 नेशनल में डेब्यू किया था। उन्होंने टीम के लिए 92 T20 मैचों में 1202 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज हैं। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में बिलासपुर में प्रदेश के पहले डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने जिले में 1.67 करोड़ के रुपए की लागत से निर्मित सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के नए भवन का भी उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों का नाम क्या है? तो दोस्तों अदम्य और अक्षर। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में 2 स्वदेशी तेज गश्ती जहाज अदम्य और अक्षर लॉन्च किए हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित ये जहाज 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बनाए गए हैं। इनका निर्माण तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए किया गया है, जिनकी लंबाई 52 मीटर और अधिकतम गति 27 समुद्री मील है। भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश्यु मणि हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 2 स्वदेशी गश्ती जहाज अदम्य और अक्षर का लॉन्च किया गया है। देश के पहले राइटर्स विलेज यानी दोस्तों लिखित गांव, राइटर्स यानी लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। देश के पहले राइटर्स विलेज या लेखक गांव का उद्घाटन देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में किया गया। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से किया है। इस पहल की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया। निशंक ने बताया कि राइटर्स विलेज में लेखन कुटीर, संजीवनी वाटिका, नक्षत्र और नवग्रह वाटिका, लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी, ऑडिटोरियम, योग ध्यान केंद्र, डिस्कशन सेंटर, गंगा और हिमालय का मनमोहक म्यूजियम, रेस्टोरेंट आदि सहित व्यवस्थाएं। उन्होंने कहा कि लेखक गांव में आकर लेखक एक ही जगह पर प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान से साक्षात्कार कर विविध विषयों पर नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल कर्नल गुरमीत सिंह हैं।
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? देखिए दोस्तों, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 79 स्थान पर है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है। वहीं इस रैंकिंग में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी जैसे देश टॉप पर है। दक्षिण एशिया में भारत, नेपाल 69 और श्रीलंका 75 के बाद तीसरे स्थान पर है। इसके बाद बांग्लादेश 127, पाकिस्तान 129 और अफगानिस्तान 140वें स्थान पर है। किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विपिन कुमार को। हाल ही में बिहार कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष विपिन कुमार चुने गए हैं। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो दोस्तों, अमित शाह ने। देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एकता दौड़ का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत किया गया। 2015 में सरदार पटेल जी की याद में देश की एकता और अखंडता के लिए पूरे देश को संकल्पित करने हेतु एकता दौड़ का आयोजन शुरू किया गया। कहां पर 25 लाख मिट्टी के दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया एक साथ? तो दोस्तों, अयोध्या में 30 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव 2024 के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। पहला रिकॉर्ड एक साथ 25 लाख मिट्टी के दिए जलाने के लिए बना, जबकि दूसरा रिकॉर्ड 1121 वेदाचार्यों के साथ एक साथ आरती के लिए गाने के लिए बना। दियों की गिनती ड्रोन की मदद से की गई। इसमें सरयू नदी का राम की पैड़ी घाट भी शामिल था। आरती गाने का रिकॉर्ड यूपी टूरिज्म, अयोध्या जिला एडमिनिस्ट्रेशन और सरयू आरती समिति के नाम पर दर्ज किया गया। दिए जलाने का रिकॉर्ड यूपी टूरिज्म, राज्य सरकार, अयोध्या जिला एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के नाम पर दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आप देख सकते हैं फोटो में एक साथ कितने सारे दिए जलाए गए हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। केंद्र सरकार ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन के लिए। इस ऐप के जरिए घर बैठे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। इस ऐप को देश का रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर यानी महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने तैयार किया है। किसी भी व्यक्ति का जन्म या मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर इस ऐप में ऑनलाइन जानकारी दर्ज करवानी होगी। दर्ज जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचेगी और जांच के बाद ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यह ऐप जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन और प्रमाण पत्र जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया को सहज, तेज और सरल बनाएगा। जन्म प्रमाण पत्र के लिए माता पिता को घोषणा पत्र देना होगा। बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो वहां के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो इसकी जानकारी सबमिट करे। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति भवन में कोणार्क पहियों की प्रतिक्रिया लगाई गई है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां स्थित है? देखिए दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में कोणार्क पहियों की प्रतिकृतियां लगाई गई हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में बलुआ पत्थर से बने कोणार्क पहियों की 4 प्रतिकृतियां लगाई गई है, रेप्लिका। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध विरासत को दिखाना और आगंतुकों के बीच इस विरासत का प्रचार प्रसार करना है। यह कदम उसी का एक हिस्सा है। ओडिशा राज्य के पुरी जिले में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया। यूनेस्को ने भारत की कुल 43 जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया है। इसमें सूर्य मंदिर के अलावा ताजमहल, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, सूर्य देव को समर्पित कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर को सूर्य देवता को ले जाने वाले एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास हैं। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने किस बैंक को 2024 के लिए भारत का बेस्ट बैंक बताया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। 27 अक्टूबर 2024 को ग्लोबल फाइनेंस ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है।
मैगजीन ने वाशिंगटन में अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में एसबीआई को 2024 की बेस्ट बैंक के रूप में मान्यता दी है। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने यह पुरस्कार रिसीव किया है। वर्ष 1995 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण हित भारतीय रिजर्व बैंक ने ले लिए और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। 28 अक्टूबर 2024 को किसने भारत मंडपम में स्वावलंबन 2024 का उद्घाटन किया है? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 28 अक्टूबर 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने स्वावलंबन 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में 28 और 29 अक्टूबर को किया जा रहा है। स्वावलंबन 2024 का उद्देश्य नौसेना के स्वदेशीकरण प्रयासों को बढ़ावा देना है। इसमें भारत की स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से बने स्वदेशी उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है जो भारतीय नौसेना को आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सकती है। इस कार्यक्रम में एयर एंड सरफेस सर्विलांस, ऑटोनोमस सिस्टम इन सरफेस, एरियल एंड अंडर वाटर डोमेन्स और एआई एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी को दिखाया जा रहा है। साल भर में भारतीय नौसेना के लिए कैसे कैसे उपकरण बने और कैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, स्वावलंबन 2024 में उसकी झलक देखने को मिल रही है। यह कार्यक्रम पिछले 2 सालों से होता आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन कार्यक्रम में 29 अक्टूबर को सागरमाला परिक्रमा के लिए एक ऑटोनोमस यानी स्वचालित पोत को हरी झंडी दिखाई है। ये सरफेस वेसल यानी समुद्र की सतह पर चलने वाला पोत मुंबई से तूतीकोरिन तक 1500 किलोमीटर लंबे रूट पर सफर करेगा। पोत को सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने तैयार किया है। इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अक्टूबर को नेवी के स्वावलंबन 2024 कार्यक्रम के दौरान पोत को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अक्टूबर को स्वावलंबन 2000 सम्मेलन के दौरान आईडीएक्स एडिटिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का तीसरा संस्करण यानी आदिति 3.0 लॉन्च किया। इसके अलावा उन्होंने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डीआईएससी के 13वें संस्करण यानी डिस्क 13 का भी अनावरण किया। डिस्क 13 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिलिट्री कम्युनिकेशन, ऑटोनोमस बॉक्स सेक्टर से जुड़ी 7 चुनौतियां रखी गई है। डिस्क 13 में भारतीय सेना से 3, भारतीय नौसेना और वायुसेना से 2 चुनौतियां शामिल की गई हैं। तो दोस्तों नौसेना का जो स्वावलंबन कार्यक्रम है उसमें इतनी सारी चीजें हुई हैं, इसको ध्यान दीजिए। पीएम मोदी ने किस एम्स से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत की है? तो दोस्तों उन्होंने ऋषिकेश एम्स जो उत्तराखंड में है वहां से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने एम्स ऋषिकेश से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने 29 अक्टूबर को धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर देश भर में 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। उन्होंने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से वर्चुअली 18 राज्यों में हेल्थ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग की। साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कवरेज को विस्तार देते हुए इसमें बुजुर्गों को भी शामिल किया है। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की मिलेगा। इस दौरान दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में पीएम मोदी ने सीनियर सिटीजन को आयुष्मान वय वंदन कार्ड भी सौंपे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार समेत 18 राज्यों में हेल्थ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों स्पेन के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने 28 अक्टूबर को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। टीएसएल गुजरात के वडोदरा में स्थित है। इसे C295 विमानों के निर्माण के लिए स्थापित किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा C295 विमानों के निर्माण के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। C295 प्रोजेक्ट के तहत कुल 56 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाने हैं। इनमें से 16 विमानों की डिलीवरी स्पेन की एरोस्पेस कंपनी एयरबस कर रहा है। इसी के बाद बाकी के 40 एयरक्राफ्ट को भारत में तैयार किया जाना है। भारत में इन 40 विमानों को तैयार करने की जिम्मेदारी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को दी गई है। यह कॉम्प्लेक्स भारत में सैन्य विमानों के लिए पहली निजी क्षेत्र की अंतिम असेंबली लाइन है।
इसमें विमानों का निर्माण से लेकर उनके पुर्जों को जोड़ना, उनका परीक्षण शामिल होगा। साथ ही विमानों का रखरखाव की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। टाटा के अलावा रक्षा क्षेत्र की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट्स जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स के साथ साथ निजी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इस कार्यक्रम में योगदान देंगे। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2022 में और वडोदरा अंतिम असेंबली लाइन की नींव रखी थी। इससे पहले स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez सोमवार 28 अक्टूबर को भारत पहुंचे हैं। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की है। तो दोस्तों, यह रहा 29, 30, 31 अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।